जय हिंद। 1857 के रिवोल्ट से पहले इंडियंस ने किस तरीके से रजिस्ट किया कंपनी रूल को, इंडियंस का क्या रिएक्शन था, उसकी बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी। और सिविल अपराइजिंग्स के तहत हमने सन्यासी रेवेलियन और रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दलभूम के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी लिया था। उसी सिविल अपराइजिंग्स को कंटिन्यू करते हुए आज अपन 3 रिवोल्ट्स के बारे में और पढ़ेंगे। एक तो अपन बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ मुआमारीज के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बैराज के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम के बारे में। और मैं पिछले सेशन से ये कह रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो बेटर ये होगा कि आप अपने साथ में पेपर पेन लेके बैठो और साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते रहो, ताकि बाद में आपको याद करने में, रिमेंबर करने में ईजी हो। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ मुआमारीज के बारे में। और ये मुआमारीज का रिवोल्ट 1769 में शुरू हुआ और लगभग 1799 तक चला। मुआमारीज थे कौन? मुआमारीज बेसिकली आसाम के रीजन में रहने वाले लो कास्ट पीजेंट्स थे। और लो कास्ट के पीजेंट्स की जो सिचुएशन पूरे ही नॉर्थ इंडिया में थी, लगभग सेम सिचुएशन इन मुआमारीज को हुआ करती थी। मुआमारीज अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे। आसाम के रीजन में एक वैष्णवाइट सेंट हुए जिनका नाम था अनिरुद्ध देव। इन अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लो कास्ट के पीजेंट्स को बुलाया जाता था मुआमारीज। और इन मुआमारीज ने आसाम के अहोम किंग्स की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया। ये जो किंगडम है, ये अहोम किंग्स का किंगडम हुआ करता था इस वाले रीजन में। इन अहोम किंग्स की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया किसने? मुआमारीज ने। मुआमारीज ने अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया भाटियापर में। कहां पर किया? भाटियापर में। आसाम में ही एक जगह है भाटियापर। और मुआमारीज के रिवोल्ट की वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया रहे वो थे रंगपुर और जोरहाट। हालांकि ये जो मुआमारीज का रिवोल्ट था, इसका फायदा मुआमारीज को बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस रिवोल्ट की वजह से अहोम किंग्स की जो अथॉरिटी है वो सिग्निफिकेंटली वीक हो गई थी। अहोम किंग्स की जो पावर है वो सिग्निफिकेंटली कमजोर हो गई थी, और इस कमजोरी का फायदा उठाया आसपास के लोगों ने। जैसे 1792 में किंग ऑफ दारंग, दारंग भी आसाम वाले एरिया में एक जगह है, दारंग का राजा कृष्ण नारायण, उसने रिवोल्ट कर दिया अहोम किंग्स के अगेंस्ट में। बिकॉज अहोम किंग्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कमजोर हो गए थे बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ मुआमारीज। और ये जो दारंग का राजा है, इसने रिवोल्ट किया विद द हेल्प ऑफ बुरकानदेज। बुरकानदेज कौन हुआ करते थे? मुस्लिम आर्मी के, जमींदार्स की आर्मी के जो डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स थे, जिनका अब कोई काम नहीं रह गया था, उनके ग्रुप को बुलाया गया बुरकानदेज। और इन बुरकानदेज को इकट्ठा करके दारंग के राजा ने रिवोल्ट किया किसके अगेंस्ट में? अहोम किंग्स के अगेंस्ट में। ऐसे कई सारे रिवोल्ट्स हुए अहोम किंग्स के अगेंस्ट में उस दौरान। और इन रिवोल्ट से बचने के लिए अहोम किंग्स ने मदद मांगी किसकी? ब्रिटिशर्स की। देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, मुआमारीज जो हैं वो लो कास्ट पीजेंट्स हुआ करते थे, अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे, और इन्होंने अहोम किंग्स की अथॉरिटी को चैलेंज करने की शुरुआत करी। इसका बहुत ज़्यादा फायदा मुआमारीज को नहीं हुआ, लेकिन इनके आसपास जो लोग थे, इन्होंने अहोम किंग्स की कमजोरी का, मुआमारीज के रिवोल्ट की वजह से जो वीकनेस हुई थी उसका खूब फायदा उठाया। जैसे 1792 में दारंग के राजा ने रिवोल्ट कर दिया, और भी कई सारे रिवोल्ट्स हुए। ये जो मुआमारीज हैं, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ सेटअप किया था? भाटियापर में। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज कौन से थे? रंगपुर और जोरहाट। अल्टीमेटली अहोम किंग्स जो हैं वो मुआमारीज के रिवोल्ट को सप्रेस कर देंगे, लेकिन मुआमारीज के रिवोल्ट की वजह से अहोम किंग्स इतने कमज़ोर हो गए थे कि खूब लोगों ने इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। अल्टीमेटली बर्मा ने अहोम किंग्स को इन्वेड किया और बर्मा ने अहोम किंगडम को कैप्चर कर लिया। और फिर फाइनली ये जो अहोम किंगडम है ये किसके अंडर में आया? ये आया ब्रिटिश रूल के अंडर में। बेसिकली 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो मुआमारीज का रिवोल्ट। मुआमारीज कौन हुआ करते थे? लो कास्ट के पीजेंट्स हुआ करते थे। किसकी टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे? अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे। किसको चैलेंज किया इन्होंने? इन्होंने आसाम के अहोम किंग्स को चैलेंज किया। हेडक्वार्टर कहाँ था इनका? भाटियापर में इनका हेडक्वार्टर था। इस रिवोल्ट का मुआमारीज को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन अहोम किंग्स की जो अथॉरिटी है वो सिग्निफिकेंटली कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। और अल्टीमेटली इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया बर्मा ने अहोम किंगडम को इन्वेड किया, और फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश रूल ने अहोम किंग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया।
इसके बाद बात आती है सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बैराज, और ये बात हो रही है 1781 की। अगर आपको मैप में दिख रहा हो तो ये गोरखपुर है, यहाँ पे बस्ती है और यहाँ पे बैराज है। इन तीनों एरियाज में सिविल अपराइजिंग्स हुई। कहानी क्या है? वेरिन हेस्टिंग्स, इनका नाम आपने सुना होगा, और अंग्रेज लोग जो है वो मराठास के साथ में कॉन्क्वेस्ट में थे, मैसूर के साथ में कॉन्क्वेस्ट में थे। ये वही दौर है 1781, अगर आपको याद हो तो। मराठास के साथ में कॉन्क्वेस्ट है, मैसूर के साथ में कॉन्क्वेस्ट है, लड़ाई चल रही है, आर्मी के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो वेरिन हेस्टिंग्स ने डिसाइड किया कि हम हमारे रेवेन्यू को रेज करेंगे, हम हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए? तो वेरिन हेस्टिंग्स ने एक इंग्लिश ऑफिसर को अपॉइंट किया अवध में एज इजरेदार। इजरेदार के तौर पे एक इंग्लिश ऑफिसर को अपॉइंट किया गया अवध वाले रीजन में। इजरेदार का मतलब होता है रेवेन्यू फार्मर। इजरेदार कैसे फंक्शन करता है, उसकी अगर फंक्शनिंग को समझना हो तो बड़ा सिंपल है। देखो वेरिन हेस्टिंग्स क्या कर रहे हैं कि एक इंग्लिश ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं एज इजरेदार, और इस इजरेदार को बोल रहे हैं कि देखो ये 15-20 गांव हम तुम्हें दे रहे हैं, ये विलेजेस तुम्हारे, बदले में तुम हमें मान लो 30 लाख रुपए दे दो पर ईयर। तुम हमें बदले में 30 लाख रुपए दे दो पर ईयर, और ये 15-20 गांव तुम्हारे हैं। अब इन गांव से तुम्हें कितना पैसा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो तुम्हारी इच्छा। भले ही तुम यहां से 20 लाख रुपए एक्सट्रैक्ट करो और घाटे में रहो, और भले ही तुम यहां से 60 लाख रुपए एक्सट्रैक्ट करो और खूब मुनाफे में रहो। कैसे करना है, कितना एक्सट्रैक्ट करना है, ये गांव पूरी तरीके से इजरेदार के। इजरेदार बस बदले में हमें कुछ पैसे दे दे, और इसको फॉलो किया वेरिन हेस्टिंग्स ने। सबसे पहली बार मेजर अलेक्जेंडर हनाय को अपॉइंट किया गया एज इजरेदार इन 1778। 1778 में मेजर अलेक्जेंडर हनाय को अपॉइंट किया गया एज इजरेदार, और इनको गोरखपुर का इजरा दिया गया, बैराज का इजरा दिया गया, और बदले में इनसे लिए गए 22 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर। बेसिकली क्या बोल दिया गया कि 22 लाख रुपए पर साल के हमें तुम दे दो, बाकी गोरखपुर तुम्हारा, बैराज तुम्हारा, यहां से तुम्हें कैसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बड़ा सिंपल। वेरिन हेस्टिंग्स क्या कर रहे हैं कि गांव के गांव इजरेदार को दे रहे हैं, अब इजरेदार जाने कि वहां से कैसे पैसा निकालना है। और ये सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेहद बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, इसमें जो आम जनता है उसको परेशान किया जाएगा। लेकिन स्पेक्ट्रम ये भी बताती है कि ये जो किया जा रहा था इजरेदार वाला सिस्टम, ये इनफैक्ट अंग्रेजों का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। कंपनी ये देखना चाह रही थी कि हम एक्सट्रीम कंडीशंस में कितना सरप्लस मनी निकाल सकते हैं इन पर्टिकुलर एरियाज से। वो चेक करने के लिए कि कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो कितना पैसा और निकाला जा सकता है, कितना और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो चेक करने के लिए ये एक तौर पे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, अलेक्जेंडर हनाय को इजरा दे दिया गया गोरखपुर का, बैराज का। हनाय जो है वो ब्रूचली ऑपरेस करना शुरू करता है लोगों को, और उनसे पैसा डिमांड करना शुरू करता है, रेवेन्यू डिमांड करना शुरू करता है। अवध वाला एरिया जो कल तक बहुत शांत प्रिय हुआ करता था, वहाँ पे एकदम से पैनिक की शुरुआत हो गई। एक कोई ऑफिसर आया है और वो उल्टे सीधे पैसे मांग रहा है, रेवेन्यू मांग रहा है। दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो ऑपरेस कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। हनाय का तो सोल मोटिव ये है कि भाई साहब मैंने 22 लाख रुपए दिए हैं तो मैं यहाँ से 62 लाख रुपए लेके जाऊँगा। तो वो सिग्निफिकेंटली बहुत ब्रूचली लोगों को ऑपरेस कर रहा है। अब जब इतना ऑपरेस किया जाएगा तो लोग बट ऑब्वियस सी बात है अगेंस्ट में खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे, और वही हुआ। जमींदार्स एंड कल्टिवेटर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हनाय इन 1781। कब लाया गया था ये इजरेदार वाला सिस्टम? कब अपॉइंट किया गया था अलेक्जेंडर हनाय को? हनाय को अपॉइंट किया गया था 1778 में, और 1781 में ये गोरखपुर, बस्ती और बैराज के जो जमींदार्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उन्होंने हनाय के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। हनाय के जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे उनको मार दिया गया। और ये जो रीजन है गोरखपुर, बस्ती, बैराज वाला, यहाँ के जो जमींदार्स हैं उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर वाली टेक्निक को यूज़ किया। हालांकि ब्रिटिशर्स पावरफुल हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स को जैसे ही पता चला कि यार गोरखपुर, बस्ती वगैरह वाले रीजन में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने अपनी फोर्स भेजी और इस रिवेलियन को सप्रेस कर दिया गया अल्टीमेटली। लेकिन हनाय को डिसमिस भी किया गया, और ये जो इजरे वाला सिस्टम था इसको ख़त्म किया गया। तो ये याद रखना कि गोरखपुर, बस्ती और बैराज की जो सिविल अपराइजिंग है वो कब हुई है? 1781 में। पीछे की कहानी क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स अपने मराठा और मैसूर के वॉर्स को फंड करने के लिए रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाह रहे थे, और इन्होंने क्या किया? इंग्लिश ऑफिसर्स को एज इजरेदार अपॉइंट करना शुरू किया। इजरेदार होता है रेवेन्यू फार्मर।
अलेक्जेंडर हनाय को 1778 में इजरेदार बनाया गया गोरखपुर का, बैराज का, कितने रुपए के बदले में? 22 लाख रुपए पर ईयर के बदले में। हनाय ने गोरखपुर, बस्ती और बैराज के लोगों को खूब ऑपरेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया। और जब एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें हो गई तो वहाँ के जो जमींदार थे, वहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे, उन्होंने हनाय के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया इन 1781। हनाय के जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे उनको मार दिया गया। हालांकि ये जो सिविल अपराइजिंग थी इसको अल्टीमेटली अंग्रेजों ने सप्रेस किया, बट हनाय को हटाया गया और ये जो इजरा वाला सिस्टम था इसको भी खत्म किया गया। फिर बात आती है रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम, और विजयनगरम का रिवोल्ट हुआ 1794 में। बेसिकली आंध्र प्रदेश में ये जो जगह है इसे बोल देते हैं विजयनगरम, यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। कहानी क्या है? 1758 में विजयनगरम के राजा आनंद गजपति राजू और अंग्रेज लोगों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। अंग्रेज और आनंद के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई 1758 में, और इस ट्रीटी का प्राइमरी गोल ये था कि नॉर्दर्न सिरकाराज में ये जो फ्रेंच लोग रह रहे हैं इनको बाहर निकालना है, इनको खदेड़ना है। ट्रीटी साइन हो गई, अंग्रेज लोगों ने और आनंद ने मिलके नॉर्दर्न सिरकाराज से फ्रेंच लोगों को निकाल दिया। लेकिन एज यूजुअल हिस्टोरिकली अंग्रेजों की जो फितरत रही है, जब फ्रेंच लोगों को निकाल दिया गया तो अंग्रेज लोग बोले कि ट्रीटी में जो लिखा हुआ है उसको हम नहीं मानेंगे, अब तुम हमारी बात सुनो। अच्छा, आनंद राजू कुछ कर पाता उससे पहले ही पास्ड अवे। आनंद राजू पास्ड अवे, और जो नया राजा बना, जो नया रूलर बना, उसका नाम था विजय राम राजू। और विजय राम राजू से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि तुम हमें 3 लाख रुपए दो और अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को डिसबैंडन करो, ख़त्म करो। विजय राम राजू स्वाभिमानी आदमी था। विजय राम राजू को ये पता था कि भाई साहब हमारे ऊपर कुछ पेंडिंग नहीं है और हमारी तो ट्रीटी बराबर ही की थी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम ट्रूप्स को डिसबैंडन ही कर दें। तो राजा ने रिवोल्ट कर दिया। अंग्रेज लोगों ने विजय राम राजू को कैप्चर कर लिया इन 1793 और इसको एक ऑफर दिया कि तुम एग्जाइल में चले जाओ, तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन राजू स्वाभिमानी आदमी, उसने बोला कि नहीं, मैं एग्जाइल में नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे कैप्चर कर लो, मार दो। और राजा ने मना कर दिया इस डील को मानने से कि मैं एग्जाइल में जाऊं और पेंशन लेता रहूं। जब राजा ने मना कर दिया तो एक बैटल हुई, बैटल एट पद्मनाभम, और इस बैटल एट पद्मनाभम में विजय राम राजू जो कि राजा था, ही पास्ड अवे, ही वॉज किल्ड। कब हुई ये बैटल? ये 1794 में हुई। अल्टीमेटली ये जो विजयनगरम था इसको कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बट हाँ, फिर जब एक बार कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया तो धीरे धीरे कंपनी ने जो भी इस्टेट्स थी, जो भी जमीन जायदाद थी, वो राजा के बेटे को देने की शुरुआत कर दी, और जो डिमांड थी पैसे की, प्रेजेंट्स की, ट्रिब्यूट्स वगैरह की, उसको भी थोड़ा कम कर दिया। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम है ये 1794 में हुआ। इसका बैकड्रॉप ये है कि 1758 में इंग्लिश और विजयनगरम के राजा आनंद के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, और इस ट्रीटी के तहत डिसाइड ये हुआ था कि नॉर्दर्न सिरकाराज में जो फ्रेंच लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे। सक्सेसफुली बाहर निकाला भी गया, लेकिन अंग्रेज लोगों ने अल्टीमेटली मना कर दिया ट्रीटी में जो लिखा हुआ था उसको मानने से। आनंद कुछ कर पाता उससे पहले ही पास्ड अवे। जब आनंद पास्ड अवे तो विजय राम राजू नए राजा बने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय राम राजू को बोला कि 3 लाख रुपए दो और अपने ट्रूप्स को डिसबैंडन कर दो। राजू बोला कि भाई ऐसा क्यों करना है हमें, हमारे तो कोई पेंडिंग अफेयर भी नहीं चल रहा है हमारा कि कोई पैसा हम पे उधारी हो, और दूसरा हम तो इक्वल पार्टनर्स हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारी आर्मी को डिसबैंडन कर दो। इसने रिवोल्ट कर दिया। अंग्रेज लोगों ने विजय राम राजू को कैप्चर कर लिया और इसको बोला कि भाई साहब हम आपको पेंशन दे देंगे, तुम एग्जाइल में चले जाओ। कैप्चर किया गया 1793 में। राजा ने रिफ्यूज कर दिया। बैटल हुई, बैटल एट पद्मनाभम, और इस बैटल में राजा को मार दिया गया, और ये जो विजयनगरम का एम्पायर था, ये जो टेरिटरी थी, इसको कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, और फिर से एक बार साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, तभी याद होगा ये, अदरवाइज बहुत सारे फैक्ट्स से कंफ्यूज हो जाओगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।